हेलो एवरीवन, तो वापस से आप सबका वेलकम है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बेसिकली बताया था कि हमें नीट का फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है एंड एनटीए की तरफ से आपके लिए क्या पॉजिटिव चीज़ है, लाइक संदेश आप जो मैंने बोला था आपको, तो वो डाउनलोड कर लीजिए ताकि फर्दर जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये तो हमारा रिकैप हो गया, राइट। तो जैसे कि लास्ट डेट नीट के फॉर्म की हमारे पास क्या है 7 मई एंड 7 मई अब कोई ज़्यादा दूर है नहीं, आज 5 मई हो चुकी है। तो ऑलरेडी आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज को मिला के 3 दिन बचे। तो अगर किसी ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं फिल किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर फिल कर लो, लास्ट मिनट का रश मत रखो यार, वरना फिर दिक्कत आ सकती है, राइट। मैंने अपनी वीडियो में लास्ट टाइम आपको ये भी बताया था कि करेक्शन विंडो के भरोसे मत बैठना। आप जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हो वो एकदम आप अच्छे से सोचकर 100% श्योरिटी के साथ फिल करें, क्लियर। लाइक अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल है, स्पेशली कैटेगरी मेंशन है कि आप यूआर हो, ईडब्ल्यूएस से फिल करना है, या फिर ईडब्ल्यूएस में गलती से यूआर फिल कर दिया एंड ये सोचो कि भाई करेक्शन विंडो ओपन होगी तब हम उसको चेंज करेंगे, तो यार करेक्शन विंडो ओपन होने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग 0.1% है, क्लियर। और एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली ये मेंशन करके लिखा है कि भाई आप जो भी डिटेल फिल कर रहे हो वो डिटेल वो 100% वही मानेंगे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप कि आप सबने अच्छे से वीडियो देखी होगी, समझी होगी और अपनी फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल किया होगा। जिन्होंने अब तक फिल नहीं किया कृपया करके आप फिल कर लीजिए, क्लियर। तो आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास ना यार 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं नीट का एग्ज़ाम देने वाले। पहले वो जो अभी 11th में गए हैं और उनका पूरा क्लियर माइंड सेट है कि आफ्टर 12th उनको नीट देना है, क्लियर। दूसरे वो जो अभी 12th में हैं एंड जिन्हें इस साल नीट का एग्ज़ाम देना है और उनके भी दिमाग में क्लियर कट है कि भाई मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है। एंड तीसरे वो जो ड्रॉपर है, क्लियर, जो ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं ये साल, यानी ये साल उनका ड्रॉप चल रहा था और अब वो एग्ज़ाम देंगे, या फिर जो 12th में है और उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि भाई हम एक साल ड्रॉप करेंगे एंड देन नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली पहले तो उनके लिए है जो अभी 12th में हैं और उन्होंने पहले से नहीं सोचा हुआ था कि मुझे नीट देना है, इस साल देना है, बट अभी उनके दिमाग में आ चुका है कि हमें नीट देना है, तो हम कैसे प्रोसीड करें उसके बारे में, क्लियर। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेरी नज़र में ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से, तो मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने प्लान बना के चल रहे थे कि हमें नीट देना है, बट अभी उनका रिसेंट में दिमाग में प्लान बना है और उन्होंने फॉर्म भी फिल किया है, तो ये उनके लिए पूरी तरह से डिवोटेड वीडियो, क्लियर। ड्रॉपर के लिए अलग से स्ट्रैटेजी वाला हमारे पास बाद में आएगा और वैसे लास्ट टाइम मैंने बनाया था। एंड 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी 11th में गए हैं या फिर जो अभी 12th में गए हैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बनी, क्लियर। तो जो अभी 12th का बोर्ड देने वाले हैं इस बार, अभी शुरुआत हो चुकी है उनके बोर्ड की और उन्होंने भी फॉर्म भरा है एंड पहले से उनकी कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं चल रही थी, उनके लिए वीडियो है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, जो भी डाउट आए आपको वीडियो को देखने के बाद भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे कोई दिक्कत नहीं है आपकी क्वेरीज लेने में, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी दिक्कत हो मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, क्लियर। ओके, तो सीधी सीधी बात है यार, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर कट माइंडसेट पहले से नीट के लिए डिसाइड नहीं कर रखा था, उनके दिमाग में और भी बहुत कुछ प्लान्स होंगे, लाइक डीयू का भी CU CET आ रखा है वो भी होगा, या फिर किसी और का कुछ भी प्लान हो सकता है, क्लियर। बहुत सारी हमारे पास फील्ड्स हैं, तो हम किसी भी फील्ड में जाने के लिए पूरी तरीके से एप्लीकेबल हैं, तो आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपकी प्रायोरिटी पर मेरे अकॉर्डिंग या फिर मेरे अकॉर्डिंग क्या आपके अकॉर्डिंग भी बोर्ड्स होने चाहिए, क्लियर। इतने क्योंकि DU का माइंडसेट कभी भी चेंज हो सकता है, इस साल CU CET है, नेक्स्ट ईयर हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी प्रायोरिटी अभी क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स होने चाहिए। जो PCMB वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम 7 जून को ख़त्म हो जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ PCB वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम 30 मई तक ख़त्म हो जाएंगे, क्लियर। तो हमारे पास 30 मई तक सिर्फ और सिर्फ माइंड में क्या होना चाहिए, बोर्ड्स। उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी जो नीट की एग्जैक्ट डेट फिक्स हो रखी है वो क्या है, 17 जुलाई। तो अगर आपका 30 मई को भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है PCB स्टूडेंट्स एंड जिनका PCMB है उनका 7 जून को भी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी आपके पास 1 मंथ होगा, 1 मंथ प्लस 10 डेज़ एक्स्ट्रा,
तो होंगे आपके पास, एंड पीसीबी वाले के पास तो 1.5 महीना होगा भाई, है ना, 1 मंथ एंड 16 डेज़ प्लस। तो आपके पास इतना टाइम होगा। और अगर आप 12th के बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे थे या फिर अच्छे से आपने की है, 12th का सिलेबस आपका पीसीबी क्लियर होगा पूरी तरीके से। उसमें मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत सीरियस तरीके से कर रहे थे अब तक में, तो आपके 12th के सिलेबस में कहीं पर भी कुछ भी पॉइंट छूटने की गुंजाइश नहीं रहती। क्लियर इतनी चीज़। बची 11th के सिलेबस की बात, तो जनरली ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि 60% 11th एंड 40% 12th का सिलेबस होता है। एंड जैसा कि अभी नीट का पैटर्न मैंने देखा है पिछले साल का भी, इस साल का भी, तो वो एनटीए जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। एंड वो है कि भाई फुल्ली एनसीईआरटी बेस पर, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अगर आपकी एनसीईआरटी पर पकड़ तगड़ी है तो भाई आपको नीट में अच्छा स्कोर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, सीरियसली कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको डाउट है मेरी बात पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ 2021 का, 2020 का, एंड आप उसमें देख सकते हो कि भाई एनटीए ने पेपर कैसा लिया। क्लियर। आप उसका पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन देख सकते हो बेसिकली कि आपको हर आंसर एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ऐसा कोई भी आंसर नहीं है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। उससे पहले के क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होते थे। इसमें कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर, कोई भी बंदा कुछ भी डिनाई नहीं कर सकता कि भाई आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होता था। अब नहीं होता, इसमें भी कोई डिनाई नहीं। क्लियर इतनी चीज़। तो आपका 12th का सिलेबस आपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रखा था, आपका 12th का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अच्छे से रिवीजन मारो। जो पॉइंट आपने छोड़ रखे थे अब तक के लिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको अभी भी रिवाइज मार लो, बट सिर्फ और सिर्फ 12th का अप टू 30th में। आफ्टर 30th में आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए अप टू 1 जुलाई। क्लियर इतनी चीज़। तो आपके पास जून का पूरा महीना है, पूरा महीना आप सिर्फ और सिर्फ 11th को डिवोट करो। क्लियर इतनी चीज़। एग्ज़ाम्स आपके बोर्ड के ख़त्म हैं, रिज़ल्ट की कोई टेंशन आपको है नहीं। जीयू के भी अगर सपोज आपने CU/CET का भी एंट्रेंस फिल किया था तो स्टार्टिंग ऑफ जून के अंदर या फिर 4th वीक ऑफ जून तक में CU/CET के एग्ज़ाम भी नहीं होने वाले, गारंटी है, आप लिखवा के ले सकते हैं। तो आपके पास पूरा जून का मंथ है 11th के लिए। और भाई अगर आपका सच में नीट के लिए कोई ड्रीम है, आप सच में डिवोटेड हो नीट के लिए, तो भाई एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे लगाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर इतनी चीज़। अब 11th में आपका क्या वीकर पॉइंट है, सपोज़ मोस्टली जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं उनका फिजिक्स थोड़ा वीक होता है, मोस्टली मैं कह सकती हूँ। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है बेसिकली कि भाई कुछ भी फिजिक्स बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाती है पढ़ने के बाद, लाइक मी। तो फिज़िक्स को आप सपोज़ आपको फिज़िक्स बहुत वीक है तो मतलब फिज़िक्स को आप टाइम ज़्यादा दे दो, 4 आवर्स सपोज़। केमिस्ट्री को उससे थोड़ा सा कम टाइम दे दो, लाइक 3 आवर्स। एंड बायो को मैं बोलूँगी अब आपके पास उतना ज़्यादा प्लेंटी ऑफ टाइम नहीं है, 12th के स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड देने वाले हैं, तो इसलिए आपको उतना टाइम नहीं है कि आप बायो रखो, है ना। बायो मत रखो, आप बायो को बॉटनी एंड जोलॉजी कर लो। 11th की बायो के अंदर जोलॉजी के टॉपिक्स थोड़े कम हैं, बॉटनी के टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसीलिए उसको फिर भी बॉटनी एंड जोलॉजी में डिवाइड करो। एंड बॉटनी के लिए, जोलॉजी के लिए टाइम दे दो, लाइक 2.5 आवर्स बॉटनी, 2.5 आवर्स जोलॉजी, तो 5 आवर्स आपके ये हो गए, 4 आवर्स आपके फिजिक्स के हो गए, एंड 3 आवर्स आपके केमिस्ट्री हो गए। तो दिन में भाई 12 घंटे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। उसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। एंड वैसे भी कोविड आ रहा है तो यार अपनी प्रोटेक्शन रखो घर पे बैठ के, एंड पढ़ाई करो, एंड अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करो, तो उसमें कुछ नहीं जा रहा है ना। तो आपका 1 जुलाई तक आपका ये पूरा शेड्यूल रहेगा। एंड अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी थी तो आपको इतने टाइम में ना, जून के 1st वीक से बहुत पहले ही आप अपना पूरा 11th का सिलेबस भी कवर कर लोगे। बट हाँ, उसमें 12th को मत भूल जाना। 12th का पर्टिकुलर 1 घंटा 2 घंटा 12th को दीजिए। आप किसी सब्जेक्ट से टाइम कम कर सकते हो स्टार्टिंग में भी, एंड उसको आप दो ताकि आप 12th का भी रिवीजन रखो। पता चले कि 1 महीने के अंदर आपने 11th इतने अच्छे से कर लिया कि 12th का जितना पढ़ा था वो भी भूल गए। होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 12th के लिए आप रिवीजन का टाइम भी रखो। एंड साथ में हर दिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतना टाइम दे रहे हो पढ़ने में, उसके बाद बंदा थोड़ा इधर उधर घूमेगा फिरेगा, फ़ोन भी चलाना होता है ना ऑब्वियसली। आजकल तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन फ़ोन है हमारे पास, बट फिर भी फ़ोन को साइड कर देना तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, तो इतना पढ़ना बहुत है एक दिन के लिए हमारे पास। तो यानी आप मॉक नहीं लगा सकते, बट विदाउट मॉक आप कुछ नहीं कर सकते।
मॉक आपको प्रिपेयर करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप वीक में स्टार्टिंग में सपोज फर्स्ट वीक था आपका जिसमें आपने 11th का कुछ भी नहीं कर रखा था, बट फिर भी फर्स्ट वीक में आप तो कुछ कर लोगे। तो फर्स्ट वीक में आप सिर्फ एक मॉक दो, स्पेशली ऑन संडे। एग्ज़ाम की टाइमिंग हमारी 2 to 5 है, सॉरी 2 to 5:20 है। तो आप 2 to 5:20 का ही टाइम सेट करके अपना एग्ज़ाम दीजिए। ऐसा नहीं कि सुबह के टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश होता हूँ तो मैं सुबह मॉक दूंगा, रात के टाइम पर मेरे को ज़्यादा शांति मिलती है तो मैं रात के टाइम मॉक दूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है, एग्ज़ाम की टाइमिंग बहुत ही अजीबोगरीब होती है नीट की, दैट इज़ 2 PM to 5:20 PM। तो उस टाइम पर ही आप देना, क्योंकि दोपहर में ना हमारा माइंड थोड़ा सा स्लो डाउन होने लग जाता है, तो हमें उस टाइम पर उसको एक्टिवेट रखना है। तो आप ना कभी भी अगर पढ़ रहे हो, सपोज़ किसी भी टाइम पर पढ़ रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अपना एक शेड्यूल आप 2 से 5 वाला भी रखना, ताकि 2 to 5:20 का जो टाइम होगा ना उसके अंदर आपके माइंड को काम करने की आदत लग जाए। एंड किसी भी आदत के लिए 21 डेज़ इनफ होता है। तो अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है इस आदत को बिल्डअप करने का कि भाई मैं 2 से 5:20 के बीच में एक मॉक दूँ, या फिर सपोज मॉक नहीं दे रहा तो मैं कुछ पढ़ूँ, या फिर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँ, बट इस टाइम के अंदर सॉल्व करूँ। इस टाइम पर आपको सोना नहीं है, कहीं घूमना नहीं है, कुछ देखना नहीं है। इस टाइम पर आपको कुछ भी करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ताकि आपके माइंड को पढ़ने की आदत लगी रहे और आपका माइंड उस टाइम पर सोच सके, एनालाइज कर सके। क्लियर इतनी चीज़? तो आपको फर्स्ट वीक में सिर्फ एक मॉक देना है। उसके बाद आप वीक के अंदर 2 से 3 मॉक लगाओ। क्लियर इतनी चीज़? 2 से 3 मॉक लगाओ, उसको एनालाइज करने का भी टाइम रखो। एंड जब मॉक आप जिस दिन लगा रहे हो, सपोज मैंने एक दिन में बोला कि आपको 5 आवर ये देना है, 4 आवर्स ये देना है, 2.5 आवर बॉटनी ज़ूलॉजी वगैरह देना है। जिस दिन आप मॉक लगा रहे हो उस दिन आप इन सब्जेक्ट्स का टाइम रिड्यूस कर दो। क्लियर इतनी चीज़? क्योंकि मॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सीधी सीधी बात है, अगर आप उसकी एनालिसिस कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से तो आपका सिलेबस भी उसमें अंदर कवर हो रहा है पार्टली, है ना। तो यानी अगर आप सिलेबस कवर करने या फिर रिविजन करने से अपना टाइम निकाल कर मॉक में दे रहे हो तो वो आपके लिए इफेक्टिव है, वेस्ट नहीं जा रहा कुछ भी आपके पास। तो सेकंड वीक के अंदर आपने 3 मॉक लगाए, फोर्थ वीक में आप 4 मॉक लगाओ, सॉरी थर्ड वीक में आप 4 मॉक लगाओ। एंड जो लास्ट वीक है आपके पास जून का, उसके अंदर आप कोशिश करो कि आप 5 मॉक लगाओ। क्लियर? एंड देन अप टू 17 जुलाई, जो कि अभी हम मान के चले कि हमारा 17 जुलाई ही एग्ज़ाम डेट है, तो 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई या फिर मैं बोलूँगी 12 जुलाई तक कोशिश करो कि हर एक दिन छोड़कर आप एक मॉक दो। सेकेंड डे उसके रिवीजन के लिए रखो, जो एनालिसिस करनी है आपको उसके एनालिसिस के लिए रखो, और लास्ट का जो 1 वीक है उस लास्ट के 1 वीक के ना स्टार्टिंग के सिर्फ 2 दिन जो है उसी दिन मॉक लगाओ, लास्ट के 5 दिन बिल्कुल मॉक मत लगाना। जो भी आपको रिवीजन करना है उस सिर्फ चीज़ की रिवीजन करो, जो आपका लर्निंग पॉइंट है, वीकर पॉइंट लग रहा है, फॉर्मूले देखने हैं, बायो के अंदर एग्जाम्पल्स देखने हैं, लाइक मोफोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट जो है उसके अंदर ढेरों एग्जाम्पल्स और उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जो 12th का हमारा चैप्टर है लाइक ह्यूमन वेलफेयर वाला, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर, उसके अंदर आपका जो केमिकल एसिड्स वाला टॉपिक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज वाला टॉपिक है, उसके अंदर जो ढेरों एग्जाम्पल्स हमारे पास, उन एग्जाम्पल्स को इतना रट डालो कि नींद में भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताते कि अच्छा हाँ इसका आंसर तो ये है हमारे पास। क्लियर इतनी चीज़? तो ये मैंने आपको जुलाई के 17 जुलाई तक का शेड्यूल बताया है उन स्टूडेंट्स को जो इस बार बोर्ड्स देने वाले। तो यार सबसे पहले अपना बोर्ड पर कंसंट्रेशन करो। बोर्ड के अलावा बोर्ड देते टाइम आप बिल्कुल भी दिमाग में मत रखो कि यार मेरे को नीट का भी देना है, मेरे को CUCET भी देना है, बिल्कुल दिमाग में मत रखो। बोर्ड ख़त्म होने के बाद एकदम लग जाओ कुत्तों की तरह बेसिकली कि भाई मेरे को करना है, मतलब करना है। क्लियर इतनी चीज़? जो लास्ट की मेहनत है ना आपकी, आपने बहुत लेट में सोचा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट सोचने पर भी आप एकदम एंड पॉइंट पर नहीं हो कि मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले तैयारी करने के लिए बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। आपके पास फिर भी 1.5 महीना है, और 1.5 महीने में यार बहुत कुछ हो सकता है। क्लियर इतनी चीज़? तो आप अपनी तैयारी जारी रखो, करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट बोर्ड्स के लिए भी, नीट के लिए भी। एंड बीच में एक मैं वीडियो लेकर आऊँगी, एनालिसिस कैसे करनी है, टेस्ट कैसे देना है, उसके लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर इतनी चीज़? थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।